की जरूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। सबसे पहले इसी शब्द से मैम शुरुआत करना चाहेंगे, कोरोना से डरे नहीं, लड़े। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना से हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानकारियां लेनी है, और जानकारियां वो जानकारियां जो आपके लिए फायदेमंद हैं। हमें अफवाहों से सावधान रहना है। जैसे कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, ज़्यादातर लोग टीवी देखने लगे, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने लगे, कुछ अफवाहें जो होती हैं उन्हें भी धारण करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकार समय समय पे सही गाइडलाइंस दे रही है, सारी जानकारियां दे रही हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हर तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, कोरोना जैसा कि अफवाहें और जानकारी के साथ साथ हमारे जितना शारीरिक नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मानसिक तौर पे बीमार कर रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी जरा ध्यान रखना है कि हमें शरीर पे तो असर नहीं हो रहा है, उसे दिमाग पे भी असर नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन कोरोना हमें आए दिन अपने नए नए स्वरूपों के साथ डरा रहा है जी। उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा बदल कर हमारे सामने आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक डर तो मन में व्याप्त होगा ही। तो हम अपना मेंटल और फिजिकल स्टेटस जो है किस तरह से मजबूत करके रखें ताकि हम इससे डरे नहीं, लड़े। जब हम कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम जहाँ तक आपको भी याद होगा, 22 मार्च जब संपूर्ण भारत में उस दिन जनता कर्फ्यू था। फिर 25 मार्च को सडन लॉकडाउन हो गया ऑल ओवर इंडिया में। सडन लॉकडाउन हुआ, लोगों को घर में फोर्सफुली बैठना पड़ गया। फोर्सफुली, चाहे वो स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम हमें करना पड़ा। तो उससे क्या हुआ कि शुरुआत में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, जानकारियां ही लोगों ने बहुत ली। जितनी भी जानकारियां हमें मिली कि हमें हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, हैंड वॉश की क्या क्या टेक्निक्स हैं, हमें उसे भी फॉलो करना है। साथ में घर में जितना टाइम रहते हैं, शुरुआत में अच्छा लगा, बट धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में चेंज होता गया। डिप्रेशन में चेंज होने का बहुत बड़ा कारण था जो एक सडन फोर्सफुली घर में बैठना, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जो हम डेली करते थे वो ना हो पाना। तो ये फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी गई ही, साथ में हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था क्योंकि हम एक घर में लॉकडाउन हो गया। तो उन सब चीज़ों को भी उपाय था और है, लेकिन लोगों को उससे जागरूक होने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे समय में जागरूकता और बचाव, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को, परिवार को, देश को कोरोना से बचाना चाहते हैं तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो कोरोना के साइन एंड सिम्टम्स में जो बदलाव आ रहे हैं, तो उस बदलाव को हम किस तरह से ले, अपने आप को किस तरह से हम तैयार रखें फिजिकली, मेंटली, कि इसके बारे में तो अभी पूरी तरह से सटीक जानकारी किसी के पास है नहीं कि कब किस रूप में कोरोना हमारे सामने आएगा। तो हमें अपनी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि कोरोना का जिनका संक्रमण हो गया उनमें तो चलिए साइन और सिम्टम्स आ गए कि बुखार आ गया, खांसी हो गई, बदन में दर्द हो रहा है। आज अब नए सिम्टम्स आ गए कि स्मेल नहीं आ रही है या टेस्ट का पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो संक्रमित नहीं हुए हैं उन व्यक्तियों को भी पहले से ही इसके लिए तैयारी अपने शरीर को स्वस्थ करके और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके करनी है, और वो हमारे अपने हाथ में। कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे अपने हाथ में हम वो कर सकते हैं। हमने अपने हाथ में था जो कि हमें काढ़ा बना के पीना है, हल्दी और दूध पीना है, शहद लेना है, च्यवनप्राश खाना है, ये सब तो हमने किया। लेकिन कहीं ना कहीं घर में रह के एक वो लैक हो गया, वो है फिजिकल एक्टिविटी। लोगों का कहना है हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम घर में रहते हैं, घर के कार्य करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की सही परिभाषा वह है जिसमें हमारी एनर्जी का कंजप्शन हो, जिसमें हमारी सांस लेने की प्रक्रिया तेज हो जाए। मतलब जैसे हम हाफना स्टार्ट करते हैं, हमारा हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाए, और जिसमें हमें गर्माहट फील हो शरीर में, वो होता है फिजिकल एक्टिविटी। या 3 प्रकार से होती है: लो लेवल की फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी या सीवियर एक्टिविटी। तो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने गाइडलाइंस भी कोरोना होने के बाद एक गाइडलाइंस जारी की है कि किस उम्र के व्यक्ति ने कितनी एक्सरसाइजेस करनी है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इन्फेंट, जो 1 साल की उम्र के बच्चे हैं, तो उन्हें दिन में मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वो खुद से अपनी एक्टिविटी कम करते हैं, माता पिता ही ज़्यादा करते हैं, तो वो एक दिन में कई बार एक्सरसाइज होनी है उनकी।
2 से 5 वर्ष की उम्र, 4 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए कम से कम एक दिन में 3 घंटे की एक्सरसाइज का महत्व है। फिर 5 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स यानी हमें 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करनी है मॉडरेट लेवल की, और नहीं तो 75 मिनट्स वो विग्रस एक्सरसाइज करनी है। विग्रस एक्सरसाइजेस के बाद हम आते हैं 65 वर्ष की उम्र या उससे अधिक वर्ष की उम्र के लोगों के लिए। 65 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए भी 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की एक्सरसाइज है, लेकिन वह मॉडरेट एक्सरसाइज है। और उससे भी अधिक जो एडल्ट हैं जिनमें और भी कोमॉर्बिडिटीज यानी और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनके शरीर में हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत सी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं, तो उस आयु में हमें एक बैलेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा हमारा बैलेंस ही गड़बड़ हो जाता है वृद्धावस्था में, तो हमें बैलेंस की एक्सरसाइजेस करनी है और स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की एक्सरसाइजेस करनी है। और उसका भी समय पीरियड जो दिया गया है वो 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का हफ्ते में आपको ये करना है। जी मैम, यहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है, खास करके बुजुर्गों की बातें अभी हो रही थी कि उनमें कई तरह की बीमारियां पहले से रहती हैं, चाहे हाइपरटेंशन की बात हो, डायबिटीज़ की बात हो, हार्ट की समस्या हो, या फिर शरीर में बहुत सारे अंग प्रभावित रहते हैं उस उम्र में। तो वैसे लोगों के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहली चीज़ तो अब जब फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेज जो हैं इस प्रकार की बीमारी में, स्पेसिफिक बीमारी जैसे हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट में एक्सरसाइजेस करने से हार्ट का ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है। सबसे जो एसडीएल होता है इसको बढ़ाती है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसे कम करती है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो जिससे हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन वो ब्रेन तक जाती है, जिससे हमारी मांस ब्रेन की जो छोटी कोशिकाएं होती हैं वो अच्छे से काम करती है, और साथ में नई ब्रेन सेल्स होती हैं उनको भी बनने में मदद करती हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, जिनमें अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या वॉक नहीं कर रहे होते हैं तो उनमें शुगर की चांसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह के मरीजों को भी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ तक कि वो पहले भी जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे अभी भी वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, और नहीं भी घर में कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एक्सरसाइज के लिए हमें बाहर ही निकलना जरूरी है। आप अपने घर की बालकनी में, छत में जाकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए जिम जाने की आवश्यकता नहीं होती है, घर में ही आप गार्डनिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग जो हम घर में लेटे लेटे भी कर सकते हैं, साइकिलिंग की प्रक्रिया है। वॉक करते थे तो घर में एक जगह खड़े होकर हम वॉकिंग और जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार करके हम डायबिटीज या हार्ट पेशेंट हैं, या अगर किसी भी प्रकार विशेष प्रकार के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, इनमें भी एक्सरसाइज की एक विशेष उपयोगिता है। इस तरह के मरीजों को कहीं भी बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। हॉस्पिटल अभी हम जा नहीं सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको लगता है कि हमें एडवाइस की जरूरत है तो टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट हमारे यहाँ एम्स पटना में लगातार चलता है। आप वहाँ फोन करके अपने एक्सरसाइजेस के बारे में या अपना कंसल्टेशन करा सकते हैं। जी मैम, एक महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, हम अपने दर्शकों के लिए भी जानना चाहेंगे, बच्चों और महिलाओं के लिए उनके सामने भी समस्या है, स्कूल वो जा नहीं सकते, घर में रहने पर गार्जियन बार बार ये फोर्स करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहा है वो तो करो ही करो, इसके अलावा दिन रात पढ़ाई पे, वो एक मेंटल स्ट्रेस में बच्चे आ रहे हैं। महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं वो घर का भी काम कर रही हैं, घर बैठे ऑफिस का भी काम कर रही हैं, तो बच्चों और महिलाओं के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी आप कि इस कोरोना काल में वो घर को भी सही तरीके से रख सके, अपनी सेहत का भी सही तरह से ख्याल रख सके और बच्चों का भी? जी, जब आपने महिलाओं की बात की तो सबसे पहले महिलाओं के लिए ही मैं बोलूँगी कि कोरोना सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है। और ख़ास तौर से वो महिलाएं जो बाहर जॉब भी कर रही हैं और घर को भी संभाल रही हैं, स्कूल टीचर्स हैं या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के काम को करने के बाद पहले वो स्कूल चले जाते थे, स्कूल जाने के बाद भी उनको थोड़ा टाइम अपने लिए भी मिलता था। ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम पढ़ा रहे हो, लंच का एक टाइम मिलता था। लेकिन आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको घर के भी वर्क करने हैं, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है। इवन आपके लिए खुद के लिए लंच का टाइम नहीं मिलता आपको, क्योंकि उस टाइम में भी आप अपने जो क्लासेस से फ्री होके फिर से वो घर के काम में लगे होते। तो इस तरह
कहीं ना कहीं उनका फिजिकली और साथ में मेंटल हेल्थ दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं टीचर्स की बात करती हूँ कि इस तरह जो भी टीचर्स हैं, वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उनको जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सुबह से शाम तक लगातार एक पोजीशन में बैठ के, तो उनमें गर्दन की, कमर की या घुटनों की समस्याएं बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारे आंखों के ऊपर भी विशेष असर पड़ रहा है और मानसिक तौर पे भी कहीं ना कहीं हम जो आप ये कह सकते हैं कि एक पोजीशन में बैठने से भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो इस तरह हम उसको वर्क स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि लगातार एक ही जगह पे बैठ के क्लासेस ना लें, एक स्टैंडिंग पोजीशन और एक सिटिंग पोजीशन में अपना प्लेस करें। क्लास के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें थोड़ा ब्रेक लें, अपनी ही जगह पे खड़े होकर थोड़ा वॉक करें, अपनी ही मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव वाली एक्सरसाइजेस करें। एक क्लास अगर सिटिंग में की है तो एक स्टैंडिंग में करें और साथ ही अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी आपको भी स्ट्रांग रखनी है, चाहे वो टीचर हो या बच्चे। और बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। जो बच्चे बाहर पहले पार्क जाते थे, सुबह या शाम स्कूल का टाइम हो रहा है, टाइमली जितना भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे सारा खत्म हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है। तो बच्चों के लिए भी वो घर में से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो इंडोर गेम्स हम जिसे कहते थे पहले, तो इंडोर गेम्स में भी हम जंपिंग है, स्किपिंग है, ये रस्सी कूदना या एक ही जगह पे खड़े होकर जंप करना, एक्सरसाइजेज हैं, इन सब चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में बच्चों को एड ऑन कर लेनी चाहिए। और उनकी भी अब लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि उन्हें भी लगातार मोबाइल या लैपटॉप में ही देख के क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही, जिसकी वजह से वो एक पोजीशन में ही बैठे रह जा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को भी सेम वही काम करना है कि बीच में ब्रेक लें और साथ ही साथ सारा दिन क्लास करने के बीच में कुछ ना कुछ खाते पीते जरूर रहें, अदरवाइज हमारी इम्यूनिटी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दो चार चीज़ों के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया कि हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होना चाहिए, मेंटल स्टेटस को मजबूत करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, खास करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो गाइडलाइंस है उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। या फिर अगर किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की अफवाहों पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए है मैम, अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल देनी चाहिए। हमने डालनी शुरू भी कर दी है और हमें क्या अब ये मान कर चलना चाहिए कि हर वो व्यक्ति जिससे हम किसी न किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी काम से उनसे संपर्क हो रहा है, तो ये मानकर हम चले कि कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। हमें ये मान के चलना चाहिए सामने वाला व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव और हम भी पॉजिटिव हैं, हमें उन्हें भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। और जहाँ तक बात है गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए साथ में अपनी दिनचर्या में या अपनी लाइफ स्टाइल में अब आप इसे ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये कितने टाइम तक है इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं पता है किसी को। लेकिन अगर हम अपने जीवन में एक स्वच्छता, कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा हम स्वच्छ रहने लगे हैं, हैंड वॉश इतनी बार करने लग गए हैं, अपने फेस में मास्क लगा के सोशल आइसोलेशन, डिस्टेंसिंग, साथ में अपनी बॉडी के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम बहुत कुछ करने लगे। तो हमें इसे अपने जीवन में अपना लेना चाहिए और इससे कोई हमें साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके फायदे ही हैं। और इस फायदे में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी जिसका मैंने अभी जिक्र नहीं किया, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब कोरोना होता है तो हमारे वो चेस्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम सुनते हैं कि ब्रीथलेसनेस होने लगी, पेशेंट हाफ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। SpO2 की बात करते हैं कि SpO2 अचानक डिक्रीज हो गया, सीधे हॉस्पिटल हम लेके भाग रहे हैं। तो अगर हम जनरल पब्लिक में ये बात फैला दें कि पहले से ही अगर हम सांस लेने की इतनी एक्सरसाइज करें कि हमारी छाती की मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाए कि किसी भी प्रकार का वायरस का संक्रमण पहली बात तो होने से बचाता है, और अगर हो भी गया तो उसको वहाँ पे घर नहीं बनाने देता है। क्योंकि हमारी सांस लेने की, खासतौर से जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वायरस या किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को फ्लश कर देता है, निकाल देता है। नाक से लंबी सांस लेके मुंह खोल के छोड़ने वाली एक्सरसाइजेस ये काफ़ी अच्छी हैं आज के दौर। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से करिए, ये डेफिनेटली आपके चेस्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है।
मैम एक महत्वपूर्ण बात और हम चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में ज़रूर आपके मार्फत हमारे दर्शकों तक पहुँचे। स्टिग्मा की बात इधर कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो गया है तो परिवार के लोग, समाज के लोग एक अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना सही है और उनके साथ हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए? पहली चीज़ तो व्यवहार अलग नहीं होना चाहिए। बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, आपको है, हमें भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये है सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। और जो भी मरीज हैं वो अगर आइसोलेट होते हैं 14 दिन के लिए घर में होम क्वारंटाइन, जैसे नई गाइडलाइंस आई हैं कि अगर आप को कोई सिम्टम्स नहीं है, आप सिम्टम्स लेस हैं तो आप घर में ही होम क्वारंटीन हो जाएंगे। तो होम क्वारंटीन का मतलब ये नहीं कि आप घर वालों से मिल नहीं सकते, मिल सकते हैं 14 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक रिपोर्ट निगेटिव ना है तब तक के लिए। उस दौरान आप अपने घर में या अपने रिश्तेदारों से जिनसे भी आप क्लोज हैं, आप मोबाइल आज के टाइम में सबके पास है, वीडियो कॉल करिए, आप अपने मन की बातें सबसे शेयर करिए। क्योंकि आज के टाइम में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि लोग अपने मन की बात शेयर नहीं कर रहे हैं। और खास तौर से यंगस्टर्स में जिनमें डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि वो पहले जो लाइफ स्टाइल थे, वो बाहर निकलते थे, घूमते थे, फ्रेंड्स के साथ रहते थे, और सडन वो घर के अंदर एक कमरे में हो गए तो उनको ये डिप्रेशन हो गया कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगा। बट उस डिप्रेशन को उसको दूसरी तरीके से लेना है कि हम जितने दिन तक घर के अंदर हो उतने में अपने आप को बिल्डअप कर देना है, निगेटिव होके निकलना है, साथ में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। और दूसरी चीज़ ये आप ये समझ के पॉजिटिव लेकर चलिए कि अभी तक आपको टाइम ना मिलने की वजह से आप वो कार्य नहीं कर पा रहे थे जो आपको पसंद है, तो अब आपको टाइम मिला है तो आप अपनी पसंद के कार्य कर सकते हैं। उस टाइम में पेंटिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी आप पसंद करते हैं उस कार्य को करें जी। और ये बहुत अच्छा मौका है वैसे लोगों के लिए कि जो समय की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके मन में रहती थी कि काश मेरे पास ये समय रहता तो हम इस चीज़ को पूरा कर लेते, तो वो सारे शौक आप इस कोरोना काल में आप कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैम, और जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है अचानक हमारे सामने केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। 50 से 60,000, 65,000 प्रत्येक दिन हमारे देश में ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसमें बढ़ोतरी का क्या कारण है? हम ज़्यादा टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं? बहुत सारे लोग खुद भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेस्ट करवा लें। देखिए आज के टाइम में आप टेस्ट करवा लीजिए या नहीं कराइए, आप अपने आप को पॉजिटिव मान के चलिए। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि आज के टाइम में एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो सिम्टम्स लोगों में आ भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक भय की वजह से वो टेस्ट करा रहे हैं और वो पॉजिटिव हो रहा है। पहले शायद टेस्ट की कमी थी जिस वजह से इतने केसेस सामने नहीं आ रहे थे। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें मास्क नहीं लगाना है, मास्क लगाया भी तो वो नाक के नीचे लगाया, प्रॉपर नहीं लगाया। दूसरी चीज़, अगर हमारे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स के बीच में हम बैठे हैं तो हम वो सावधानियां नहीं ले रहे हैं जो हम बाहर निकल के ले रहे हैं। तो आपको सावधानी वो हर जगह लेनी है। हैंड सैनिटाइज अगर आपको करना है सैनिटाइजर से तो वो करना है, हैंड वॉश करना है तो अगर आपने सावधानी हटाई तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यही कारण है कि आज के टाइम में केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी, तो ऐसे समय में ये सही है कि हमें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। जैसा कि मैम हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि हर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है जिससे हम मिल रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं, तो घर में अपने आप को आइसोलेट अगर हम करना चाहते हैं तो उस दौरान हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? घर में अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, पहली चीज़ तो अगर आपने कोई और साइन और सिम्टम्स नहीं है तो आप अपनी फैमिली के साथ आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर जरा भी लगता है कि आप में किसी भी प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो अपने आप को एक कमरे में अलग, उस कमरे में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए कि आपके कमरे में धूप आ सके। क्योंकि एक कमरे में बंद होने से एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि वेंटिलेशन ना होने से भी डिप्रेशन होता है, काफ़ी बाहर की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हमें। दूसरा ये है कि धूप हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। आज के टाइम में विटामिन डी और विटामिन सी रिकमेंड हो रहा है, लेकिन अगर हम विटामिन डी को थोड़ा धूप से लें, चाहे वो घर की छत में जाके लें, चाहे अपने बालकनी या अपने कमरे में ही ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ लें। दूसरा चीज़ ये है कि अपने ही घर में आप प्रॉपर
खान पान पे ध्यान दीजिए, आप अपने रूटीन को मेंटेन करिए। रूटीन को मेंटेन करने का मतलब ये है सही टाइम पे जागना, सही टाइम पे सोना। टीवी को बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मत देखिए, अदरवाइज लोग घर में रह के एक सोफे में बैठ के दिन भर टीवी देखते हुए ही निकाल देते हैं। न्यूज चैनल में जितनी भी न्यूज आती है सबको सुनते हैं, उसके बाद उसी सोफे में बैठ के व्हाट्सएप या लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। तो उस एक्टिविटीज में थोड़ा सा चेंजेस लाइए। नॉर्मल आप जैसे रहते थे वैसे रहिए। घर के कार्य में भी थोड़ा योगदान दीजिए। घर के कार्य में योगदान देने से आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी होगी। साथ में पौधों को लगाने का अगर शौक है तो वो पौधे लगाइए। और भी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने बच्चों के साथ या आपके घर में कोई पालतू जानवर है उसके साथ खेल के बिताइए। तो आपको एक नॉर्मल जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं या बाहर हैप्पी हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं कि इन सब एक्टिविटीज के करने से या एक्सरसाइजेस के करने से ये सब हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं, फीलिंग पॉजिटिव आती है और आप अपने घर में भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों की जानकारी मैम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर आप जरूर ध्यान रखें। मैम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है।